नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दमदार हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करेंगे साल 2014 में आई जबरदस्त एक्शन फिल्म फाल्कन राइजिंग की, जिसमें लीड रोल में हैं माइकल जे वाइट, मार्शल आर्ट्स के मास्टर, और इस फिल्म के फाल्कन यानी जॉन चैपमैन। याकुजा माफिया से एक भारी भूल हो जाती है। वो अनजाने में एक एनजीओ वर्कर की जान ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जिस लड़की को मारा वो एक ब्रूटल वॉर से लौटे खतरनाक सोल्जर की बहन थी। ये वही सोल्जर है जो पहले ही अपने जंग के साथियों को खो चुका था, और अब बहन की इस हालत ने उसके भीतर दबे गुस्से को जगा दिया था। अब उसका एक ही मकसद है, बदला। ये कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले से, जब जॉन चैपमैन, एक एक्स मरीन, अपने साथियों की मौत के गम में टूट चुका था। एक सीन में जॉन अपने सामने 3 ग्लास रखता है। पहले ग्लास में सिर्फ शराब, दूसरे में 1 गोली और तीसरे में 2 गोलियां। वह एक एक ग्लास पर अपने मरे हुए साथियों के नाम गिनता है, और गिनती आकर 2 गोली वाले ग्लास पर रुकती है। वो उस ग्लास को उठाकर पीता है और फिर उन 2 गोलियों को रिवॉल्वर में डालकर खुद पर गोली चला देता है। लेकिन किस्मत या कहें यमराज ने उस दिन उसे छोड़ दिया, क्योंकि गोली चलती ही नहीं। उसी दिन जब उसका शराब का स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो मार्केट जाता है। वहाँ वो एक दुकान में शराब देख रहा होता है, तभी 2 चोर अंदर घुस आते हैं। उनमें से एक उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन जॉन डरने की बजाय उसे ठंडे दिमाग से सलाह देता है, अगर निशाना लगाना है तो पेट पर नहीं, सीने या सिर पर लगाओ। इतना कहते ही जॉन एक ही झटके में चोर की गन पकड़ लेता है। फिर वो दोनों चोरों को तेजी से काबू में लेकर ठिकाने लगा देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि लोग समझ भी नहीं पाते, लेकिन इस घटना के बाद जॉन के दिमाग में युद्ध की यादें फिर से लौट आती हैं। उसे लगता है जैसे अतीत उसके अंदर समा रहा हो, उसे डुबो रहा हो। रात भर वो नींद नहीं ले पाता, दिल पर जैसे कोई बोझ बैठ गया हो। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो वो अपनी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग का सहारा लेता है, पर इस बार ट्रेनिंग भी बेअसर है। गुस्से में आकर वो दीवार पर लगातार मुक्के मारने लगता है, तब तक जब तक उसके हाथों से खून नहीं बहने लगता। सुबह हो चुकी थी, लेकिन जॉन अब भी जागने को तैयार नहीं था। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जैसे किसी गहरे हैंगओवर में हो। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। जॉन लड़खड़ाता हुआ दरवाजा खोलता है और सामने खड़ी होती है उसकी बहन सिंडी। दरअसल जॉन को उसे एयरपोर्ट से लेने जाना था, लेकिन पिछली रात की हालत ऐसी थी कि वह सब कुछ भूल चुका था। सिंडी मुस्कुराते हुए बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए एक दोस्त की शादी में आई है, फिर वापस ब्राजील लौट जाएगी। जॉन थोड़े आश्चर्य में आता है जब वह बताती है कि वह ब्राजील में बेहद खतरनाक इलाकों में एनजीओ के लिए काम कर रही है। वहाँ वो जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी चला रही है और समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। जॉन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन अपनी बहन से बहस करना उसे फिजूल लगता है। सिंडी जाने से पहले जॉन की दवाइयों की तरफ देखती है, वो दवाइयाँ जो उसकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए जरूरी थीं। लेकिन जब वह पास जाकर ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि जॉन ने इन दवाओं को च्यूइंग गम से बदल दिया है। सिंडी बस चुपचाप सिर हिलाती है, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती, और फिर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। ब्राजील में 2 लोकल ऑफिसर, कैटरीना और पावलो, समुंदर के किनारे गश्त पर होते हैं। तभी उन्हें एक महिला मिलती है, बहुत ही गंभीर हालत में, जख्मी और बेसुध। वो महिला और कोई नहीं बल्कि सिंडी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उस पर बहुत ही बेरहमी से हमला किया गया है। ये खबर जल्द ही मीडिया की सुर्खियों में आ जाती है, क्योंकि सिंडी अमेरिका की नागरिक थी और फिलहाल ब्राजील में काम कर रही थी। और जैसे ही ये खबर अमेरिका पहुंचती है, जॉन को भी इस हमले की सूचना मिल जाती है। आप देख रहे हैं मूवी प्लॉट एक्सप्लेनर, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। जैसे ही जॉन को अपनी बहन सिंडी पर हमले की खबर मिलती है, वो बिना एक पल गवाए पहली फ्लाइट से रियो डी जेनेरो के लिए निकल पड़ता है। अब जॉन का एक ही मकसद है, सिंडी को न्याय दिलाना। उधर दूसरी तरफ रियो में 2 लोकल पुलिस अफसर, टियागो सैंटो और उसका साथी कार्लो बरो, फेवेला इलाके में चल रहे हथियारों के स्मगलिंग रैकेट की जांच में लगे हुए हैं। इसी दौरान कैटरीना और पावलो भी उनसे मिलने वहां पहुंचते हैं। कैटरीना को सैंटो के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आते। उसे लगता है कि सैंटो जरूरत से ज्यादा हिंसक हो गया है। वह उसे डांटते हुए कहती है, तुम संदेहियों के साथ क्रूरता दिखा रहे हो, तुम्हारा तरीका सही नहीं है। लेकिन सैंटो को आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। वो सफाई देने के बजाय उल्टा कैटरीना को ही धमकाने लगता है। वह कहता है,
तुम्हारी ये नरमी ही इस इलाके में अपराधों को बढ़ावा दे रही है और अब तो एक अमेरिकी नागरिक की जान तक खतरे में पड़ चुकी है। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं होती कि अचानक एक स्थानीय व्यक्ति उस पर पत्थर फेंक देता है। पत्थर लगते ही माहौल बिगड़ जाता है। दोनों तरफ से लोग अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। एक पल में वो जगह जंग का मैदान बन जाती है। लेकिन जब सैंटो देखता है कि सामने भीड़ ज्यादा भारी है, तो वो हालात संभालने के लिए एक ऑफर देता है। एक फेयर फाइट क्यों ना हो, तुम अपने सबसे ताकतवर आदमी को भेजो और हम अपने को, हारने वाला पीछे हट जाएगा। स्थानीय लोग अपने बीच से सबसे ताकतवर लड़ाके कैबो को चुनते हैं। वहीं सैंटो अपने साथी बरों को सामने लाता है। सैंटो ऐलान करता है, अगर हमारा आदमी हार गया तो हम बिना कोई गिरफ्तारी किए यहाँ से वापस चले जाएंगे। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त भिड़ंत, लेकिन बरो किसी आम पुलिस वाले जैसा नहीं था। कुछ ही पलों में वो पूरी ताकत से कैबो को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे मौके पर ही बेहोश कर देता है। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है और तभी सैंटो जोर से ठहाका लगाता है और कहता है, हम जब चाहें यहाँ लौट सकते हैं। सैंटो और उसकी टीम वहां से रवाना होती है, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें नफरत भरी निगाहों से घूरते हैं। जॉन आखिरकार ब्राजील पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर उसका स्वागत मैनी रेडली करता है, एक पुराना दोस्त और एक एक्स सोल्जर। दोनों ने पहले भी कई मिशन साथ में किए थे। मैनी अब एक अमेरिकी एम्बेसडर है और वह जॉन को सीधे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसकी बहन सिंडी कोमा में भर्ती है। जॉन जैसे ही सिंडी को देखता है, उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। वो उस दर्द से उबर नहीं पाता और उसकी आंखों के सामने बीते युद्ध की खौफनाक यादें लौट आती हैं। वहीं पर सैंटो भी आ पहुंचता है। वह जॉन को बताता है कि फेवेला एक बेहद खतरनाक इलाका है, अपराधियों का गढ़। मैनी जॉन को थोड़ा शांत रहने की सलाह देता है, क्योंकि वह जानता था कि जॉन गुस्से में कुछ भी कर सकता है। सैंटो जॉन से कहता है कि फेवेला कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि एक युद्ध क्षेत्र है। फिर जॉन और सैंटो मिलकर वहां के हालात देखने निकल पड़ते हैं। रास्ते में सैंटो बताता है कि यहाँ के छोटे बच्चे भी धीरे धीरे अगली पीढ़ी के गैंगस्टर बनते जा रहे हैं। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि दुनिया अब इतनी घमंडी हो चुकी है कि माफ किए जाने लायक ही नहीं बची। फेवेला में जॉन की मुलाकात कैटरीना से होती है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक गन शॉट जैसी आवाज गूंजती है। जॉन का सिक्स सेंस तुरंत एक्टिव हो जाता है। वह रिफ्लेक्स में कैटरीना की साइड गन खींच लेता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि ये तो एक पुराने ट्रक की बैकफायर थी। सैंटो इस पर तंज कसता है और कैटरीना से कहता है, तुम्हें अपने अमेरिकी मेहमान पर नजर रखनी चाहिए। सैंटो के जाने के बाद कैटरीना जॉन को फेवेला की हकीकत दिखाती है, जहां स्कूल और क्लिनिक अब सरकार से फंड नहीं ले रहे। अब ड्रग माफिया ही इन संस्थानों को तनख्वाह दे रहे हैं और बदले में लोकल लोग उनकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा ना करें तो उनकी बची खुची सुरक्षा भी छिन सकती है। इन हालातों को देखकर जॉन के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा जाती है। उसे समझ आता है कि एक पुलिस ऑफिसर होना यहाँ किस हद तक जोखिम भरा है। इसी बीच हॉस्पिटल में सिंडी की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। जॉन घबराकर नर्स को बुलाने दौड़ता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कुछ मिनट पहले एक औरत डॉक्टर की ड्रेस में सिंडी के कमरे में गई थी और शायद उसी ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर दिया। वह सिंडी के रूम के बाहर 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी की मांग करता है और यह जानने निकल पड़ता है कि उसकी बहन के साथ आखिर हो क्या रहा है। फेवेला पहुंचकर जॉन को वही लड़का कूका दिखता है जिसे सिंडी के अटैक वाली जगह पर देखा गया था। जैसे ही जॉन कूका के गले में सिंडी का नेकलेस देखता है, उसका खून खौल उठता है। जॉन तुरंत कूका को पकड़ता है और सवालों की बौछार कर देता है, लेकिन कूका और उसके दोस्तों ने मिलकर उल्टा जॉन पर ही हमला कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि वे किससे भिड़ गए हैं। जॉन के सामने कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। चंद सेकंड में सब चित थे। कूका चाकू निकालता है और आखिरी बार की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे भी बेअसर कर देता है और चाकू उसी की तरफ मोड़ देता है। जॉन उससे आखिरी बार पूछता है, सिंडी के बारे में बता, लेकिन भाषा की दीवार बड़ी थी। कूका कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। हालात और बिगड़ने ही वाले थे कि तभी कैटरीना वहां पहुंचती है और स्थिति संभालती है। वह जॉन को बताती है कि कूका और सिंडी के परिवार के बीच गहरी दोस्ती थी। ये नेकलेस सिंडी और उसकी बहन मारिया की दोस्ती का प्रतीक था। ये सुनकर जॉन की आंखों से गलतफहमी और गुस्से का बादल धीरे धीरे हटने लगता है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि सिंडी पर हमले के पीछे जो कुछ है वो कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। कैटरीना जॉन को बताती है कि कूका की बहन भी लापता है और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। यह सुनकर जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कूका से माफी मांगता है।
माफी के बाद कुका जॉन को सिंडी की एक नोटबुक देता है। शायद इसी से वो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने सिंडी पर हमला किया। जॉन जब नोटबुक चेक करता है तो देखता है कि उसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं। वो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एक कांटेक्ट मिलता है, एक फोटोग्राफर जिसे सिंडी ने हाल ही में हायर किया था। जॉन बिना वक्त गवाए फोटोग्राफर को एक कैफे में बुलाता है। मुलाकात में फोटोग्राफर बताता है कि सिंडी ने उसे फेवेला के बच्चों की जिंदगी को डॉक्यूमेंट करने के लिए हायर किया था, लेकिन असली कहानी इससे भी बड़ी थी। सिंडी रात की सड़कों पर काम करने वाली लड़कियों के गायब होने की जांच भी कर रही थी। फोटोग्राफर बताता है कि एक दिन सिंडी ने उससे कहा था कि वह एक खबरी के साथ मीटिंग की तस्वीरें भी चुपचाप खींचे, और उसने वो काम कर भी दिया। इतनी जानकारी के बाद जॉन भावुक हो जाता है और उसे गले लगाकर शुक्रिया कहता है, लेकिन उसी वक्त जॉन उसकी पॉकेट से एक फ्लैश ड्राइव चोरी से निकाल लेता है। कुछ देर बाद जैसे ही फोटोग्राफर अपनी गाड़ी में बैठता है, अचानक एक भयानक धमाका होता है। उसकी कार जल उठती है और वह मौके पर ही मारा जाता है। धुएं और चिल्लाहट के बीच जॉन की नजर उसी औरत पर पड़ती है जो पहले सिंडी को मारने की कोशिश कर चुकी थी। वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी एक काली एसयूवी सामने आकर रुकती है और उसमें से कुछ हमलावर ऑटोमेटिक गन से गोलियां बरसाने लगते हैं। जॉन जैसे तैसे खुद को बचाते हुए पास खड़ी गाड़ियों की ओट में छिपता है, लेकिन इस गोलीबारी में एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो जाती है। कुछ हमलावर मारे जाते हैं, लेकिन बाकी फरार हो जाते हैं। इसके बाद जॉन सीधा मैनी रेडली के ऑफिस पहुंचता है। वह उसे हमले की पूरी जानकारी देता है, खास तौर पर उन हमलावरों के हाथों पर बने अजीब टैटूज का। उसे शक होता है कि ये लोग शायद जापानी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हो सकते हैं। जॉन यह भी बताता है कि वह एक जापानी दिखने वाली औरत का पीछा कर रहा था। उसी वक्त वो दोनों फोटोग्राफर की फ्लैश ड्राइव खोलते हैं। ड्राइव में एक फोटो होती है जिसमें सिंडी ने एक आदमी को नाइट क्लब के बाहर देखा था। फोटो देखकर रेडली तुरंत उस लोकेशन को पहचान लेता है और जॉन को लेकर उसी क्लब पहुंचता है। क्लब में जॉन लो प्रोफाइल में रहते हुए उस आदमी का पीछा करता है और उसे बाथरूम तक ले जाता है। वहां जॉन उसे पकड़कर सिंडी पर हुए हमले के बारे में पूछता है। घबराए हुए उस आदमी के हाथ से कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं, जिनमें कुछ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की जानकारी होती है। अब जॉन उसे जान से मारने की धमकी देकर हमलावरों के अड्डे के बारे में पूछता है, और कहीं न कहीं जॉन को यकीन होता है कि यह आदमी उस गैंग से जुड़ा है जिसने सिंडी पर हमला किया था। अगले दिन जॉन और रेडली उस लीड के साथ एक शानदार विला की ओर बढ़ते हैं, जहां अमीर और ताकतवर लोगों की गंदी सच्चाइयां छिपी हैं। शहर के दूसरे कोने में सेंटो और उसकी यूनिट एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनका टारगेट था ड्रग माफिया। सेंटो अपनी टीम को साफ आदेश देता है, किसी पर रहम नहीं करना, रास्ते में जो आए उसे खत्म कर देना है। ऑपरेशन से ठीक पहले सेंटो घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता है। जैसे ही उनकी टीम फेबुला पहुंचती है, इलाके में खलबली मच जाती है। टीम इलाके में दाखिल होती है, लेकिन वो गिरफ्तारी करने नहीं आए थे। वहां तो सिर्फ लाशें गिरने वाली थीं। उधर दूसरी तरफ जॉन एक शानदार विला में दाखिल होता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, लोगों में हड़कंप मच जाता है। तभी वहां एक गार्ड उस रहस्यमयी महिला को जॉन की मौजूदगी की खबर देता है। वही औरत जिसने पहले सिंडी को मारने की कोशिश की थी। महिला अपने गार्ड को हिदायत देती है कि उसके बॉस हिरोमोटो को किसी भी हाल में परेशान ना किया जाए। तभी जॉन को बालकनी में ले जाया जाता है, जहां उसकी नजर एक वैन पर पड़ती है। वैन से कुछ कम उम्र की लड़कियां बाहर निकलती हैं और जॉन तुरंत पहचान जाता है। उनमें से एक कुका की लापता बहन है। जॉन कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक गार्ड उस पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन इतना आसान शिकार नहीं था। इसके बाद जॉन चुपचाप उन तस्करों का पीछा करने लगता है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। पूरी जगह हथियारबंद लोगों से भरी हुई थी। कुछ जापानी याकूजा भी वहीं मौजूद थे, जैसे जॉन ने पहले फेबुला में देखे थे। उधर फेबुला में सेंटो और उसकी यूनिट अभी भी ड्रग माफियाओं को निशाना बना रही थी। तभी सेंटो का एक आदमी कुछ याकूजा को बच्चों को गाड़ियों में भरते हुए देखता है। बिना सोचे समझे वो उन्हें रोकने के लिए बढ़ता है, और तभी सेंटो भी मौके पर पहुंचता है। पहले तो वो अपने ऑफिसर की बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन अगले ही पल उसे गोली मार देता है। यह देखकर सब कुछ साफ हो जाता है। सेंटो खुद याकूजा के लिए काम कर रहा था। शायद सिंडी पर हमला भी उसी की प्लानिंग का हिस्सा था। इसके बाद सेंटो अपने बॉस को कॉल करता है, वही महिला जिसने सिंडी को खत्म करने की कोशिश की थी। महिला सेंटो को भरोसा दिलाती है कि उसका पैसा पोर्ट पर तैयार है। फिर वह महिला हिरोमोटो को कॉल करती है, असली बॉस। वह बताती है कि एक दिक्कत आ गई है।
एक अमेरिकन सोल्जर रास्ते में आ खड़ा हुआ है और अब वक्त आ गया है, उसे भी खत्म करना होगा। वो महिला अभी हीरोमोटो से बात कर ही रही थी कि तभी वही नाइट क्लब वाला आदमी सामने आ जाता है, लीमा, जिससे जॉन ने कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स छीने थे। लीमा को अब अंदाजा हो चुका था कि उसने भारी गलती कर दी है और अब उसका अंजाम भी भुगतना होगा। हीरोमोटो क्रोध में आग बबूला हो उठता है और बिना कोई दया दिखाए अपनी कटाना से एक ही वार में लीमा को खत्म कर देता है। उधर जॉन अब हीरोमोटो के एरिया में दाखिल हो चुका था। हीरोमोटो के आदमियों ने उसे पहचान लिया था, लेकिन जॉन को उनसे निपटने में जरा भी वक्त नहीं लगा। एक के बाद एक 5 गुंडे जॉन के हाथों ढेर हो जाते हैं। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है सेंटो और बरो की। दोनों जॉन को खत्म करने आए थे क्योंकि वह याकूजा माफिया के धंधे में टांग अड़ा रहा था। सेंटो जॉन से उस ब्रीफ केस की डिमांड करता है। कैटरीना और उसका साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे सेंटो का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। फिर जॉन उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां उन किडनैप की गई लड़कियों को रखा गया था, लेकिन वहां जाकर वो कमरा खाली मिलता है। लड़कियों को पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। तब जॉन सभी को उस ब्रीफकेस के बारे में बताता है जिसमें अहम दस्तावेज थे, किडनैपर्स की पहचान, उनकी मूवमेंट और लड़कियों की जानकारी। सेंटो फिर ब्रीफकेस की मांग करता है। जॉन झूठी सहमति दिखाते हुए ब्रीफकेस उसे सौंप देता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर जाते वक्त उसे एहसास होता है कि सेंटो इस सब की पहले से जानकारी रखता था, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में लीमा का कहीं कोई जिक्र नहीं था। जॉन तुरंत कैटरीना से कहता है कि वो अस्पताल जाकर सिंडी की हालत चेक करे, जबकि वह खुद सेंटो की गाड़ी में छुपकर पोर्ट की ओर निकल पड़ता है। उधर सिंडी की जान को दोबारा खतरा था। वही महिला फिर से उसे मारने पहुंच गई थी, लेकिन इस बार कैटरीना वक्त पर वहां पहुंचती है और उस महिला को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इस बीच जॉन पोर्ट पर पहुंच जाता है। वहां उसका शक सही साबित होता है। सेंटो याकुजा के साथ खड़ा होता है और वहीं पास में किडनैप की गई लड़कियों को एक बड़े कंटेनर में भरकर जापान भेजा जा रहा था। अब सारी सच्चाई सामने थी। जॉन बिना वक्त गवाए रेडली को कॉल करता है और उसे पूरी रिपोर्ट देता है। रेडली जॉन को चेतावनी देता है, तुम अकेले इनसे मत भिड़ो, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि जॉन किसी की नहीं सुनता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। जॉन अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए वहां मौजूद हर याकूजा को एक एक करके खत्म करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका सामना खुद सेंटो से हो जाता है। सेंटो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसके ऊपर फोर्कलिफ्ट गिरा देता है, जिससे उसका पैर दब जाता है और वो वहीं फंस जाता है। तभी बरो धोखे से पीछे से जॉन पर गोली चला देता है, मगर उसकी बंदूक ज्यादा देर उसका साथ नहीं देती। वो जॉन पर हाथों से हमला करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किससे भिड़ रहा है। जॉन ताकत और ट्रेनिंग के दम पर बरो को भी बेबस कर देता है। तभी सेंटो भी फोर्कलिफ्ट से निकलकर वापस लड़ाई में शामिल हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर भी जॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब मैदान में आता है असली खिलाड़ी, हीरोमोटो, याकुजा माफिया का बॉस। उसके हाथ में चमकती हुई कटाना तलवार होती है। वो जॉन पर कई तेज वार करता है और उसका हाथ जख्मी कर देता है। अब ये लड़ाई थी 3 बनाम 1 की। सेंटो भी चाकू से हमला करता है, लेकिन जॉन चाकू को पलटकर बरो के पैर में घुसेड़ देता है। इसके बाद वह सेंटो से भिड़ता है और उसकी चेन निकालकर सीने में घुसा देता है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है। अब मैदान में केवल जॉन और हीरोमोटो बचते हैं। जॉन एक स्टील पाइप उठाता है और हीरोमोटो की तलवार से भिड़ जाता है। दोनों की जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन तभी हीरोमोटो अपनी छुपी हुई ब्लेड से जॉन के पेट में वार करता है। यह देखकर जॉन के अंदर एक जानलेवा गुस्सा जाग उठता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हीरोमोटो को कुचलना शुरू करता है। वो उसे इस कदर तोड़ता है कि अब वह आदमी सही से उठ भी नहीं सकता, वॉशरूम तक जाने की हालत में भी नहीं बचता। इसके बाद जॉन घायल पड़े सेंटो के पास जाता है, जो अब मरने के करीब था। सेंटो जॉन को एक चाबी देता है जो उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की फाइलें खोल सकती थी। सेंटो अपनी गलती कबूल करता है। उसने बहुत कुछ गलत किया, मासूमों को मारा, लेकिन एक बात साफ करता है, सिंडी की हालत के पीछे उसका कोई हाथ नहीं था। वो बात कर ही रहे थे कि हीरोमोटो फिर से उठकर जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जॉन बिना कोई दया दिखाए उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। सेंटो की आखिरी सांसें चल रही थीं और जाते जाते जॉन उसके पास रहम दिखाते हुए एक बंदूक छोड़ जाता है ताकि वो अपनी मर्जी से अंत चुन सके। अब रिडली और बाकी एजेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। जॉन खुद उन किडनैप बच्चों को आजाद करता है। उधर सिंडी बच तो गई थी, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी और उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। अगले दिन रिडली जॉन से कहता है, मैं तुम्हारा पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए अंडर कवर ऑफिसर बनकर काम करना होगा। और साथ ही वह उसे एक नई पहचान देने की भी बात करता है। और रेडली जानता था
जॉन को अब अपना पुराना नाम पीछे छोड़ना ही होगा। और दोस्तों, यहीं पर यह जबरदस्त एक्शन फिल्म खत्म होती है। गोलियों, बदले और सच्चाई की एक जलती हुई दुनिया में एक अकेला सैनिक अपना युद्ध जीत चुका होता है।